गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सेकेंड क्लास आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कंपनी का, शेयर्स का। अब इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कैपिटल के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़, कैपिटल क्या होता है। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वही क्या कहलाता है, पूंजी कहलाती है या फिर कैपिटल कहलाता है। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो किस में बटी हुई होती है, शेयर्स में बटी हुई होती है। हमने समझा था कि कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और हर वो एक भाग क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। तो कंपनी की जो कैपिटल होगी वो क्या कहलाएगी, शेयर कैपिटल कहलाएगी। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। किसी भी कंपनी की जो पूंजी होती है वो अंश पूंजी कहलाती है, कंपनी की कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल। कि कंपनी की जो पूंजी होती है, जो कैपिटल होती है, वो कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ कैपिटल, पूंजी के कितने प्रकार होता है। सबसे पहले आती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, हिंदी में हम इसे कहते हैं अधिकृत पूंजी। ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी, ये कंपनी की कैपिटल की मैक्सिमम लिमिट होती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, एक बार मैंने बताया था आप लोगों को कि 5 लाख की कैपिटल होना कंपलसरी है, 1 लाख रुपए की कैपिटल प्राइवेट कंपनीज के केस में होना ज़रूरी है। तो वो क्या होती है, कंपनी की जो पूंजी होती है उसकी मैक्सिमम लेवल आपको बताता है ये ऑथोराइज्ड कैपिटल। जब कंपनी का निर्माण होता है, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी के सीमा नियम बनाए जाते हैं। जैसे साझेदारी के अंदर क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होती है, साझेदारी संलेख होता है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसी तरह कंपनी से रिलेटेड रूल्स, प्रोविजंस, वो सारी चीज़ें लिखी जाती है। उसके लिए 2 चीज़ें बनती है, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम जो होता है वो कंपनी का सबसे मेन होता है। जब कंपनी स्टार्ट होती है ना, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, तब उससे रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ें उसमें लिखी जाती है। कंपनी लॉ के अंदर इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें जो 3rd क्लोज होता है, तीसरा वाक्य होता है, वो होता है पूंजी वाक्य, जिसमें कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल को लिखा जाता है। कोई भी कंपनी अपने जीवन काल में इस ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती। ये कंपनी की अधिकतम पूंजी होती है। मान लो किसी कंपनी ने लिख दिया कि 100 करोड़ रुपए की हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल बता दी उन्होंने, तो कोई भी कंपनी अपने जीवन काल में 100 करोड़ से अधिक की पूंजी का निर्गमन नहीं कर पाएगी। तो हम सोचेंगे कि हमें ज़्यादा ही लिखनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमें अगर ज़्यादा कैपिटल की नीड हुई तो फिर तो जितनी ज़्यादा आप लिखोगे उसके हिसाब से चार्ज लगता है। यहाँ पर जब आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो कैपिटल के हिसाब से चार्ज भी लगता है। तो आपको उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए ही अपने ऑथोराइज्ड कैपिटल को लिखना होता है, और इससे ज़्यादा कैपिटल आप इशू नहीं कर सकते हो। लेकिन इन केस कंपनी का एक्सपेंशन होता है और आप बहुत ज़्यादा और कैपिटल इशू करना चाहते हैं, ऑथोराइज्ड से भी ज़्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस कैपिटल फ्लोज के अंदर चेंज करना होगा। उसका पूरा प्रोसीजर रहता है। वो सारा चेंज कैसे होता है क्लोज में, वो सब चीज़ें आप लोग कंपनी लॉ के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें ऑथोराइज्ड कैपिटल से इतना समझना है कि ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कि कंपनी अपने जीवन काल में इशू कर सकती है। इससे ज़्यादा पूंजी का निर्गमन कंपनी कभी भी नहीं कर पाएगी। तो मान लो किसी कंपनी ने अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल 100 करोड़ पर रखी है, 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख शेयर उनके पास है 100 रुपये वाले। और इस तरीके से एक कंपनी की कैपिटल कितनी हो गई है, 100 करोड़ रुपए की। 1 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ कैपिटल आता है इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, शेयर्स इशू होते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर हमने पढ़ा था। तो कंपनी के पास टोटल 1 करोड़ शेयर हैं 100 रुपये वाले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कंपनी सारे के सारे शेयर्स एक साथ इशू करे। कंपनी को जितनी कैपिटल की नीड जब होगी उस हिसाब से कंपनी अपने शेयर्स इशू करती रहेगी। तो मान लो कंपनी ने यहाँ पे क्या कहा, हमारे जो 1 करोड़ शेयर्स है ना, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच हम इशू करना चाहते हैं।
शेयर पर क्या कर रही है कंपनी, 1 करोड़ शेयर्स में से शुरुआत में 1 लाख शेयर 100 रुपये वाले कंपनी क्या करना चाह रही है, इशू करना चाह रही है, तो ये हो जाएगी निर्गमित पूंजी। तो इसकी डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी द्वारा जनता में क्रय करने हेतु निर्गमित कर दिया जाता है वो आपकी कहलाती है इशूड कैपिटल। फिर आती है थर्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसे प्रार्थित या फिर अभिदत्त पूंजी भी कहते हैं हिंदी के अंदर, अभिदत्त पूंजी। हमने पढ़ा था कि कंपनी शेयर इशू करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, फिर क्या होता है, पब्लिक अप्लाई करती है, वो एप्लीकेशंस देती है जितने शेयर्स वो खरीदना चाहती है उसके लिए। वहाँ पे हमने एक वो पॉइंट भी पढ़ा था कि अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन मिला है, सब्सक्राइब कैपिटल 90% से कम के लिए एप्लीकेशन मिली है, तो ऐसे केस में आपका पूरा का पूरा इशू क्या हो जाता था, कैंसिल हो जाता था। तो प्रार्थित पूंजी, अभिदत्त पूंजी क्या होगी, निर्गमित पूंजी का वह भाग जो वास्तव में जनता द्वारा खरीद लिया जाता है। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, मान लो सिर्फ 95,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, इतना ही क्या हुआ, लोगों ने मांगा। मतलब आपने तो 1 लाख शेयर इशू करने थे, लेकिन आपको जो एप्लीकेशंस मिली है वो कितने की मिली है, 95,000 शेयर्स की। तो ये 95,000 शेयर्स आपकी क्या कहलाएगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगी, जो कि पब्लिक को इशू एक्चुअली की गई है। आपने इतना इशू करना चाहा, लेकिन पब्लिक ने कितना मांगा, सिर्फ 95,000 शेयर्स। तो ये आपकी होती है। तो क्या होता है, इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी का वह भाग जो वास्तव में जनता द्वारा मांग लिया जाता है या फिर क्रय कर लिया जाता है, वो आपकी अभिदत्त या प्रार्थित पूंजी कहलाती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाती है। फिर आता है फोर्थ, कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी। अब ये मांगी गई पूंजी का मतलब क्या होता है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन के साथ कंपनी कुछ पैसा मंगवाती है, फिर कुछ अमाउंट वो अलॉटमेंट में मंगवाएगी, फिर उसके बाद आगे कॉल करती जाएगी और जो लास्ट में मंगवाया जाएगा उसको फाइनल कॉल कहा जाएगा। तो मांगी गई पूंजी मतलब आपके 100 रुपये के शेयर में से आपने कितना पैसा मांग लिया है, दैट विल बी कॉल्ड अप कैपिटल। मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन पर 10 रुपये और अलॉटमेंट पर 20 रुपये मांगे हैं, तो अभी तक ₹30 कंपनी ने क्या कर लिया है, कॉल कर लिया है, तो ये ₹30 कंपनी की कहलाएगी कॉल्ड अप कैपिटल। समझ में आ रही है चीज़, आपके 100 रुपये के शेयर पर कंपनी ने अभी तक कितने रुपए मंगवा लिए हैं, वो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। तो हमने जस्ट एग्जांपल के लिए मान लिया कि 100 रुपये वाले शेयर में से कंपनी ने 10 रुपये एप्लीकेशन के लिए मंगवा लिए और साथ में 20 रुपये अलॉटमेंट के लिए मंगवा लिए, तो ये आपकी क्या कहला जाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेड अप कैपिटल, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रदत्त पूंजी। कंपनी ने एक शेयर पर 30 रुपये मंगवा लिए, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हो जिन्होंने ₹30 का पेमेंट किया ही ना हो। एप्लीकेशन का तो 10 रुपये सबने दिया होगा, लेकिन हो सकता है किसी ने अलॉटमेंट के ₹20 अभी तक डिपॉजिट करवाए ही नहीं हो। तो ऐसी अमाउंट्स को घटाने के बाद जो राशि बचती है वो पेड अप कैपिटल होती है। इसको हम कैसे कहेंगे कि मांगी गई पूंजी का वह भाग जो वास्तव में कंपनी को प्राप्त हो चुका है, वो आपकी पेड अप कैपिटल कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये 95,000 आपके शेयर्स थे, उस पर ₹30 के हिसाब से वो आपकी कॉल्ड अप हो गई थी। यहाँ मान लो 90,000 शेयर होल्डर्स ने तो ₹30 पूरा दे दिया, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 5,000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ ₹10 दिया है, ₹20 अलॉटमेंट का जो है वो पे किया ही नहीं है। तो ऐसे केस में और ये 50,000, तो ये हो जाएगा 27,50,000। यह आपकी कहलाएगी पेड अप कैपिटल। यहाँ हमने क्या किया, सिर्फ ₹10 को ही लिया है। क्यों? क्योंकि 5,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर हमें अलॉटमेंट के ₹20 नहीं मिले हैं, तो उस अमाउंट को यहाँ से हटाना है। तो हमने क्या किया, उसको हटा के रिमेनिंग जो 10 हमें रिसीव हुए हैं जो एक्चुअली पेड अप है, सिर्फ उन्हीं को हमने यहाँ पर लिखा है। और इस तरीके से हमारी पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी, 27,50,000 रुपये। एंड लास्ट हमारा आता है रिजर्व्ड कैपिटल, हिंदी में कहते हैं हम इसे संचित पूंजी।
अब देखो, एक कंपनी के शेयर 100 रुपये के, जो एग्जांपल हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग कितने का शेयर है, 100 रुपये का। उस पर ₹30 कंपनी अभी तक कॉल्ड अप कर चुकी है। पेड कितना हुआ वो सब अलग बात है, लेकिन कॉल कितना कर चुकी है कंपनी, 30 रुपये। तो अभी भी कंपनी कितना और कॉल कर सकती है, ₹70। इस 70 में से अगर कंपनी चाहे तो कुछ अमाउंट रिजर्व करके रख सकती है। मान लो कंपनी ने कह दिया कि हम पर शेयर ₹20 को क्या कर रहे हैं, रिजर्व करके रख रहे हैं। इसको हम रिजर्व कैपिटल नाम से कहेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी का जब समापन होगा, जब इन फ्यूचर बाई चांस अगर कंपनी कभी वाइंड अप होती है, तो ऐसे केस में क्या होता है, पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी अपनी लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए। तो कंपनी फंडिंग के लिए क्या करती है, कुछ कैपिटल को रिजर्व करके रख लेती है, ताकि ये 20 रुपये जो रिजर्व करके आप रख रहे हो, जब कंपनी का फ्यूचर में कभी भी समापन होगा तभी ये पैसे मंगवाए जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे कहेंगे कि न मांगी गई पूंजी, अनकॉल्ड कैपिटल, वो कॉल्ड अप थी, 30 रुपये आपने कॉल कर लिया, तो ये 70 क्या हो गए, अनकॉल्ड कैपिटल। तो न मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी रिजर्व करके रख लेती है, संचित करके रख लेती है, और जिसे कंपनी के समापन यानी कि कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मांगा जाएगा। तो ऐसी कैपिटल आपकी क्या कहलाती है, रिजर्व कैपिटल कहलाती है। क्लियर? तो ये हमारी कैपिटल के टाइप्स हो गए। 6 टाइप होते हैं कैपिटल के, ऑथोराइज्ड, मैक्सिमम कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथोराइज्ड का वो पार्ट जो कि कंपनी इशू कर रही है, सब्सक्राइब कैपिटल, इसमें से कितना पब्लिक ने आपसे मांगा है या पब्लिक ने कितना परचेज किया, ये 100% भी हो सकता है, 1 लाख पूरे शेयर भी हो सकते हैं। फिर कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी 100 रुपये वाले शेयर पर कितना मांग रही है, ये आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप हमने निकाल ली, कैसे, जितना जितना पैसा आपको मिला है वो आपकी पेड अप कैपिटल हो जाएगी। और लास्ट हमारा रिजर्व कैपिटल, तो अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कि कंपनी कब मांगेगी, समापन के समय पर ही मांगा जाएगा, वो आपका कहलाएगा रिजर्व कैपिटल या फिर संचित पूंजी। तो ये हमारे 6 टाइप्स हो गए कैपिटल के। अब हम आते हैं इस चैप्टर के प्रैक्टिकल पोर्शन पर। अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज हम सीखेंगे। सबसे पहली चीज़, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो किसके लिए करती है, पैसों के लिए करती है, नकद के लिए किया जाता है। लेकिन कभी कभी पैसों के अलावा किसी दूसरी चीज़ के लिए भी कंपनी अपने शेयर्स इशू कर देती है। इसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। यही हमारा फर्स्ट टॉपिक है, नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। अगर कंपनी कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन के लिए शेयर्स इशू करती है तो वो इस टॉपिक में आएगा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, नकद के अतिरिक्त। अब नकद के अतिरिक्त क्यों कंपनी शेयर इशू करेगी, कोई कंपनी को पैसा तो दे ही नहीं रहा है, फिर कंपनी उसको शेयर्स क्यों देगी, तो वो कंपनी को कोई और कंसिडरेशन तो दे रहा है ना। कैश क्या है, एक तरह से कंसिडरेशन है, प्रतिफल है, तो कैश की जगह हम क्या दे रहे हैं, कोई वो अपने को कोई दूसरा प्रतिफल दे रहा है, इसलिए हम उसको अपने शेयर्स इशू करेंगे। तो दूसरा प्रतिफल क्या हो सकता है, कोई भी एसेट भी हो सकती है, कोई बिजनेस अपना बेच रहा है हमें, तो कंपनी में तो कुछ ना कुछ एसेट तो आएगी, तभी कंपनी अपने शेयर्स इशू करने वाली है। अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए कंपनी शेयर इशू करेगी। मान लो कंपनी ने कोई एसेट परचेज करी और उसका जब पेमेंट करने की बात आई, सामने वाला पर्सन अपना क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, हमारी लाइबिलिटी आ गई। तो उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, उस एसेट का पेमेंट करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, अंशों का निर्गमन कर सकती है, कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है। तो कंपनी क्या करेगी, कैश के अलावा दूसरे कंसिडरेशन के लिए अगर शेयर इशू करती है तो सबसे पहली एंट्री किसकी होगी, कोई भी वो पर्टिकुलर एसेट को परचेज करने के लिए। मान लो किसी कंपनी ने मशीन परचेज करी है तो हम एंट्री क्या कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर का नाम दे रखा है, यहाँ मशीन, इस एंट्री के अंदर हम जब नोट्स में लिखेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट। कौन सी एसेट आपने परचेज करी है उसका नाम लिख दो, मशीन परचेज करी है मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर लिया है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वॉट एवर जो भी आपकी एसेट रहेगी उस एसेट का नाम लिखेंगे। टू वेंडर्स अकाउंट, ये एक बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्री है। कोई भी अगर आप
संपत्ति खरीद रहे हो, ये हमने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। एसेट आ रही है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, दैट्स वाई एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। ये हमारे क्रेडिटर बन गए, लेनदार बन गए, दायित्व बन गया, दायित्व होता है आपका क्रेडिट। तो हमने क्या कर दिया, वेंडर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अगर वेंडर का नाम दे रखा है क्वेश्चन में कि आपने एक मशीन राम लिमिटेड से परचेज करी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल मशीन अकाउंट डेबिट टू राम लिमिटेड अकाउंट। ये तो फर्स्ट हो गया। ऑन परचेज ऑफ एसेट, सिंपल एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ऑन इशू ऑफ शेयर्स, जब आप इस वेंडर को शेयर्स इशू करेंगे, कैश के स्थान पर क्या इशू कर रहे हो आप, शेयर्स इशू कर रहे हो, तो ऐसे केस में हम एंट्री क्या करेंगे, वेंडर के अकाउंट को कर देंगे डेबिट। अकाउंट्स का बेसिक रूल है हमारा डेबिट द रिसीवर, पाने वाला क्या होता है, डेबिट होता है। तो वेंडर्स अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट टू। अगर जनरल केस होता है अपन उनको कैश में पेमेंट कर रहे हो तो टू कैश अकाउंट कर देते हैं। कैश को क्रेडिट करने के पीछे का हमारा वही लॉजिक है कि कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है इसलिए हम उसको क्रेडिट करें। लेकिन यहाँ पर तो हम कैश दे नहीं रहे, हम उनको क्या दे रहे हैं, अपनी शेयर कैपिटल दे रहे हैं। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ज़रूरी नहीं है इक्विटी शेयर्स ही हो, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। तो टू शेयर कैपिटल, और ये जो हमारे शेयर्स हैं वो इन वेंडर को क्या कर दिए जाएंगे, इशू कर दिए जाएंगे। सिंपल एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट एंड वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो हमने पहले से पढ़ी हुई है, कहीं कोई नई बात इसके अंदर है नहीं। नई एंट्री हमारे लिए ये आएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने क्या किया कि मशीन के लिए, अपनी एसेट के लिए क्या कर दिया, अपने शेयर्स इशू कर दिए। तो इस तरीके से ये एंट्रीज की जाएगी। इसमें एक और एडजस्टमेंट होता है डिस्काउंट और प्रीमियम का। क्या होता है, कंपनी का जो 100 वाला शेयर है, डिस्काउंट पर तो अब शेयर्स इशू किए नहीं जाते, तो हम प्रीमियम को ही पढ़ेंगे कि कंपनी का एक शेयर 100 रुपये का है, लेकिन हम उसे 120 रुपये, 130 रुपये या 150 रुपये में भी इशू कर सकते हैं। कंपनी कर सकती है, अगर कंपनी की प्रतिष्ठा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा चलता है, तो कंपनी अपने शेयर्स को हाई रेट पर भी इशू करेगी और खरीदने वाले पर्सन्स खरीदेंगे भी। तो यहाँ पर अगर कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करती है, तो हम यहाँ पर एंट्री के अंदर और लिख देंगे टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। शेयर्स पर जो प्रीमियम लिया जाता है उसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कहा जाता है। हिंदी में हम इसे प्रतिभूति प्रीमियम कहते हैं। तो करना क्या है, अगर शेयर्स प्रीमियम पर इशूड है तो हम एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो इसको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, सारी चीज़ें 100% आपकी क्लियर हो जाएगी। मान लो आपको बोला है परचेस्ड, एक मशीन आपकी परचेज हुई है, मशीनरी परचेस्ड, आपने मशीन परचेज करी है 11 लाख रुपए में। क्या किया, 11 लाख रुपए की एक मशीन परचेज कर ली। अब उसके बदले आपको बोल रहे हैं शेयर्स टू बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। या शेयर्स ऑफ ₹100, ठीक है, समझना इस चीज़ को। शेयर्स ऑफ ₹100 टू बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। आपको क्या करना है, 11 लाख की जो मशीन खरीदी है ना, उसके लिए 10 रुपये पर शेयर के प्रीमियम पर 100 वाला शेयर इशू करना है। 100 वाला शेयर है, 10 रुपये एक शेयर पर प्रीमियम, यानी कि एक शेयर आप किस रेट पर इशू करोगे, 100 + 10 110 रुपये के रेट पर आपको शेयर्स इशू करने। या नंबर ऑफ शेयर्स आपको नहीं बताया कि कितने शेयर्स आपको इशू करने, बस बोल दिया कि 100 वाला शेयर है, 10 रुपये प्रीमियम पर, यानी कि 110 के रेट पर आपको क्या करना है, इशू करना है शेयर्स को। तो अब हम यहाँ पे जब एंट्री करेंगे, इस एंट्री में हम अमाउंट्स को लिखते हैं। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, एसेट की जगह तो क्या नाम आ जाएगा, मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की मशीन खरीदी, तो हमने 11 लाख रुपए की। वेंडर का नाम दे नहीं रखा है, मशीनरी परचेज बताया जस्ट, तो हमने तो टू वेंडर्स ही लिख दिया। अगर दे रखा होता कि राम लिमिटेड, श्याम लिमिटेड, तो वो लिख देते हैं, हम उसका अकाउंट का नाम लिख देते। अब जब हमारी इशू वाली बात आएगी तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, इससे तो 11 लाख मिलना है, इसका अकाउंट तो हम 11 लाख से ही डेबिट करेंगे, बिल्कुल सिंपल। ये तो अकाउंट पूरा क्लोज होगा। अब आप कितनी कैपिटल इशू कर रहे हो और कितना अमाउंट प्रीमियम का है, उसके लिए यहाँ पे हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, नंबर ऑफ शेयर्स
टू बी इशूड, यानी कि निर्गमित किए जाने वाले अंशों की संख्या। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। परचेज कंसिडरेशन क्रय प्रतिफल, कितने प्रतिफल के लिए आपको शेयर इशू करने हैं, तो हमें 11 लाख रुपए के लिए शेयर इशू करने हैं। हमारा प्रतिफल कितना है? 11 लाख रुपए। इशू प्राइस पर शेयर, एक शेयर आप किस रेट पर इशू कर रहे हो, निर्गमित किस मूल्य पर किया जा रहा है, तो 110 रुपए की रेट पर। तो सिंपल हो गया 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 10,000 शेयर्स, इसको हम डिवाइड करेंगे जब 11 लाख को 110, तो क्या आएगा? 10,000 आएगा। तो ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है, तो क्या लिखेंगे? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10, 10 रुपए के प्रीमियम पर। तो यहाँ पर जब हम एंट्री में अमाउंट लिखेंगे ना, हमने कैपिटल कितनी इशू की? हमने तो 10,000 शेयर 100 रुपये वाले इशू किए, हमारी कैपिटल कितनी गई? 10 लाख रुपए की। प्रीमियम तो 10,000 शेयर्स, एक शेयर पर 10 रुपए का हमने प्रीमियम दिया, तो 1 लाख रुपए का प्रीमियम। इधर भी 11 लाख, इधर भी 11 लाख, हमारी एंट्री भी खत्म हो गई। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना कि जब भी हम ये वाली एंट्री करेंगे ना, वेंडर का अकाउंट पूरी अमाउंट से डेबिट होगा, जितना उसको देना है उतनी अमाउंट से। आप प्रीमियम पर शेयर इशू कर रहे हो, इसलिए उसको कम अमाउंट की कैपिटल मिली। मैंने बताया था ना, 100 वाला शेयर आप ज़्यादा रेट में इशू कर रहे हो, तो उसको तो कम कैपिटल मिली है। तो बिल्कुल यही हुआ है, इसको यहाँ पर कैपिटल सिर्फ 10 लाख रुपए की मिली है। अगर यहाँ पर प्रीमियम वाला पॉइंट नहीं होता, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 11 लाख से सिंपल एंट्री हो जाती कि उसको 11 लाख की पूरी कैपिटल रिसीव हो चुकी है। तो इस तरीके से की जाएगी इशू की एंट्रीज नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए। अब यहाँ पर अगर मशीन की जगह दूसरी एसेट भी आ जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एंट्री आती है कि किस तरीके से करनी है। प्रीमियम आ गया तो हम इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे होते हैं, जैसे आपको इसमें बोल देते कि 10,000 शेयर 10 रुपये के प्रीमियम पर इशू करने 100 रुपये वाले, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एंट्री कर देते। और नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखा है तो भी हम अपने इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, डिवाइड आपको इशू प्राइस से करना है, फेस वैल्यू से नहीं करना है। फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकित मूल्य। जहाँ पे 100 रुपये वाला शेयर है ना, एक अगर कंपनी का एक शेयर 100 रुपये वाला है ना, तो 100 रुपये कंपनी की शेयर की क्या कहलाती है? फेस वैल्यू कहलाती है, अंकित मूल्य कहलाता है। तो उस पर हमें इशू उससे डिवाइड नहीं करना है, इशू प्राइस से करना है। कभी कभी अगर प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है तो जो फेस वैल्यू वो इशू प्राइस भी हो जाएगी, लेकिन अगर प्रीमियम है तो ध्यान रखना है आपको प्रीमियम प्लस करके फिर वो वाले अमाउंट से डिवाइड करना है, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहला था हमारा टॉपिक जर्नल एंट्रीज के अंदर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब हम आते हैं, अगर नकद के लिए अंशों का निर्गमन किया जाता है तो ऐसे केस में, जो कि जनरली होता है, जिसके लिए अब हमें जर्नल एंट्रीज पढ़नी है कि अगर आप कैश के बदले शेयर्स इशू कर रहे हो तो ऐसे केस में क्या होगा। तो सेकंड टॉपिक हमारा नकद के लिए अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। क्या होगा यहाँ पर? अब एक चीज़ और आती है, मैंने आप लोगों को अभी जब हम कैपिटल के टाइप्स पढ़ रहे थे तब भी, और कल से प्रोसेसर पढ़ा था हमने, तब भी बताया था कि कंपनी अपने शेयर्स पर सारा अमाउंट एक साथ नहीं मंगवाती है कि 100 वाला शेयर है तो पूरे के पूरे 100 रुपये एक साथ ले लिए। नो, कंपनी उसे टुकड़ों में भी मंगवा सकती है अगर कंपनी चाहे तो। ऐसे केस में क्या होगा? 2 कंडीशंस हमारे पास इस टॉपिक के अंदर हो सकती है। कंपनी सारी की सारी अमाउंट एक साथ मंगवाती है, कंपनी 100 वाला शेयर है 100 के 100 रुपये एक साथ मंगवा लिए। सेकंड, कंपनी टुकड़ों में पैसा मंगवाती है। तो दोनों केसेस में जर्नल एंट्रीज में कुछ डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट ए लेते हैं, एक मुश्त भुगतान यानी कि लमसम पेमेंट होता है, आपके जितने का शेयर है एक साथ मंगवा लो। 100 वाला शेयर है 100 के 100 एक साथ मंगवा लिए, या 10 वाला शेयर है 50 वाला शेयर है, जो भी है शेयर जितने का है उतना सारा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ में ही कंपनी मंगवाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा? कंपनी जब प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी ना, उसके अंदर लिखेगी कि हमारा शेयर 10 रुपये वाला है और इसकी एप्लीकेशन के साथ में ही आपको पूरे के पूरे 10 रुपये डिपॉजिट करवाने हैं। तो ऐसे केस में सबसे पहली जो जर्नल एंट्री हमारी होगी वो होगी ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। देखो, कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, उसके लिए कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं। लोगों ने एप्लीकेशन दी,
उसके लिए भी कोई आपको जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन के साथ जो एप्लीकेशन मनी मिला, पैसा आया, तब तो जर्नल एंट्री करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहली एंट्री किसके लिए होगी? ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। इससे पहले तो कुछ भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है जिसके लिए कंपनी को जर्नल एंट्री करनी पड़ी शेयर से संबंधित। तो सबसे पहली एंट्री होगी हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे टू। पैसा किस चीज़ के लिए आया? तो पैसा आया शेयर्स की एप्लीकेशन पर। ये आपका पैसा किस नाम से आया है? एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ हम क्रेडिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप कहेंगे कि मैम अलॉटमेंट को अभी क्यों? अलॉटमेंट तो हम बाद में करेंगे। तो जब आपका शेयर आप एक ही बार में पूरा मंगवा रहे हो तो अब आप एप्लीकेशन के लिए अलग एंट्री और अलॉटमेंट के लिए अलग एंट्री तो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट के लिए आपको कोई अलग से पैसा तो मिलने वाला है नहीं, इसलिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को एक साथ हम लिखेंगे। ये जो अकाउंट होता है ये नॉमिनल नाम मात्र का खाता होता है, एक निश्चित उद्देश्य के लिए खोला, जैसे उद्देश्य पूरा होगा ये अकाउंट वापस से क्लोज कर दिया जाएगा। इसको हमें अपने बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाना है। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब यहाँ पे अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स है तो टू प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये तो फर्स्ट एंट्री होगी ऑन ट्रांसफर। अब हम क्या करेंगे? इस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी जो है, एप्लीकेशन मनी जो है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे किस में? तो ये पैसे हमें किसके लिए मिले हैं? अंशों के लिए मिले। और अंश हमारी क्या है? पूंजी है, कैपिटल है। तो जब कैपिटल है तो इस अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में भी तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो बैलेंस है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, उसको हमें ट्रांसफ़र कर देना है शेयर कैपिटल अकाउंट में। सिंपल। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो क्यों? और फाइनल हमारी एंट्री क्या बची है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नकद के लिए अंशों का निर्गमन हुआ है तो बिल्कुल नकद आई है, बैंक में पैसा आया है और कैपिटल इशू आपकी हुई है। तो इस तरीके से हमें जर्नल एंट्री करनी। और ये जो हमारा अकाउंट है, मैंने कहा था ना, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट एक निश्चित उद्देश्य के लिए खोला गया है। जैसे ही उद्देश्य पूरा होगा ये खाता क्या हो जाएगा? बंद करेंगे। तो हमने कर दिया, इसको पहले क्रेडिट किया, अब डेबिट किया, सेम अमाउंट से होगा, अकाउंट आपका क्लोज हो गया। तो ये तो था 8 बार सम मूल्य पर 10 वाला शेयर 10 की रेट पर इशू किया, 100 वाला शेयर 100 पर इशू किया। अब क्या हो सकता है? प्रीमियम भी तो हो सकता है। 10 वाला शेयर आप 12 में, 15 में, 17 में इशू कर रहे हो, या फिर 100 वाला शेयर आप 110, 120 इस तरीके से इशू कर रहे हो। तो अब एक प्रीमियम अगर इशू है तो ध्यान रखना, फर्स्ट ये एंट्री में हमारे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। अमाउंट आपको मिली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ध्यान रखना अगर प्रीमियम पर कर रहे हो तो यहाँ आपको एक शेयर पे 110 रुपये रिसीव होंगे ना, तो आपको एंट्री भी 110 रुपये से करनी है। अब जब ट्रांसफ़र करने की बात आएगी तो एंट्री हम क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सिंपल, इसको तो क्लोज करना ही है। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में भी ट्रांसफ़र करना ही है। और साथ के साथ यहाँ क्या लिख देंगे? टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अमाउंट तो एप्लीकेशन पे कितना? ये टोटल आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे रिसीव कितना हुआ? तो 110 रुपये। कैपिटल आपकी 100 रुपये की ही है ना, तो कैपिटल में 100 से ज़्यादा कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। एक शेयर कैपिटल में, किसी भी शेयर कैपिटल अकाउंट में उसके शेयर्स की फेस वैल्यू से ज़्यादा की अमाउंट कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकती। तो इसमें 100 रुपये और 10 रुपये किस में क्रेडिट होंगे? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। और सिंपल सा है कि 100 वाले शेयर को 10 के प्रीमियम पर इशू करा है तो प्रीमियम अकाउंट में कितना जाना चाहिए? 10 रुपये। तो वो यहाँ पे इसमें हम क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल, अगर एक प्रीमियम है तो दूसरी एंट्री के अंदर चेंज आएगा। फर्स्ट एंट्री आपकी कहीं कोई डिफरेंस नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर एक डिस्काउंट है तो क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को हम डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या हुआ? 100 वाला शेयर आपने 95 में इशू किया तो आपको जो पैसा मिलेगा ना वो भी 95 के हिसाब से ही मिलेगा। तो ये एंट्री कितने से होगी? 95 के हिसाब से होगी।
अब जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ तो आपको कितना लिख सकते हो, मैक्सिमम 95, क्योंकि मिला ही उतना है। ये अकाउंट अगर 95 से क्रेडिट होकर खुला है तो 95 से डेबिट होकर ही बंद होगा। कैपिटल आपकी पूरी इशू हो गई 100 रुपये की, और ये 5 रुपये कहाँ चले जाएंगे, डिस्काउंट अकाउंट में। तो डिस्काउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हो प्रैक्टिकली। अब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर ही नहीं सकती है, लेकिन बस बुक के अंदर दिया हुआ है, इसलिए जस्ट हमने इसको थ्योरी की तरह पढ़ लिया है। क्वेश्चन जो हमारे बनेंगे वो या तो सममूल्य वाले बनेंगे या फिर प्रीमियम वाले बनेंगे, तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। और एक चीज़, फर्स्ट एंट्री जो है हमारी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, वो किसी भी केस में चेंज होने वाली नहीं है, चाहे तो आपका चाहे जो आपका इशू है वो प्रीमियम पर हो, डिस्काउंट पर हो या फिर एट पार हो, सममूल्य पर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट एंट्री हमारी सेम रहेगी, सेकेंड एंट्री प्रीमियम हो तो, और ये डिस्काउंट के केस में। तो ये हो गया हमारा नकद के लिए अंशों के निर्गमन का फर्स्ट टॉपिक, एक मुश्त भुगतान अगर किया जाता है। अब इसका सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे कि अगर किस्तों में पेमेंट आ रहा है तब फिर क्या होगा। आप एक साथ सारा पैसा नहीं मंगवा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किस्तों में पेमेंट कर रहे हो। तो सेकंड बी पॉइंट हम पढ़ेंगे, किस्तों में भुगतान। अब किस्तों में भुगतान किया जाता है तो किस्तें क्या क्या हो सकती है। सबसे पहली किस्त को क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन कहा जाता है। सबसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो शेयर्स पर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन कहा जाता है। सेकंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट कहा जाता है, ये हमने पढ़ा था। सेकंड, जब कंपनी शेयर्स को अलॉट कर देगी तब वो उसके साथ मंगवाएगी अलॉटमेंट मनी, तो उसको कहा जाता है अलॉटमेंट। उसके बाद आगे कॉल्स हो सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड सो ऑन, जो भी, और लास्ट वाली कॉल को क्या कहा जाएगा, फाइनल कॉल कहा जाएगा। तो अब इन सब के लिए हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। एक कॉल से रिलेटेड 2 एंट्रीज होगी, ध्यान रखना, एक कॉल से रिलेटेड 2 एंट्रीज, एक उसको रिसीव करने की, दूसरा उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की या फिर उसको ड्यू करने की। दोनों केसेस समझेंगे हम। सबसे पहले अब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी आपको जब रिसीव होगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, अभी जस्ट हमने पढ़ी है एंट्री, सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ हम अलॉटमेंट को साथ नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट अपने आप में एक अलग कॉल होगा, तो अलॉटमेंट के लिए एंट्रीज अलॉटमेंट के टाइम पे की जाएगी। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को ही क्रेडिट करना है, लाइट। फिर ऑन ट्रांसफ़र हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे, हमने पहले भी सीखी है, वही एंट्री है यहाँ पर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप कहेंगे कि प्रीमियम वगैरह हो तो प्रीमियम का ध्यान रखना, प्रीमियम इस टाइप के क्वेश्चंस में 99% अलॉटमेंट के साथ ही होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा हो ना कि एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है, तो यहाँ पे 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हम रेड कर देंगे। तो प्रीमियम के बारे में आपको ध्यान रखना है, एडजस्टमेंट यही है कि अगर प्रीमियम पर आपके शेयर्स इशू हो रहे, तो जिस इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उस इंस्टॉलमेंट की जब कैपिटल ट्रांसफ़र वाली एंट्री हम करेंगे, उस इंस्टॉलमेंट को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए, ड्यू करने के लिए जब हम एंट्री करेंगे ना, तभी हम क्या कर देंगे, प्रीमियम का एडजस्टमेंट करेंगे। और क्वेश्चन में अगर सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि 100 वाले शेयर 10 पर इशू करने हैं और प्रीमियम 10 के प्रीमियम पर इशू करने हैं, और प्रीमियम किसके साथ है ये क्लियरली नहीं बोला गया है, तब भी प्रीमियम किसके साथ माना जाएगा, अलॉटमेंट के साथ माना जाएगा। तो फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई, हमने एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब आएगा अलॉटमेंट। इससे पहले एक चीज़ और हम समझते हैं, कंपनी ने क्या किया है, 10,000, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमने लिखा था कि कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं। अब कंपनी को 95,000 शेयर्स के लिए भी एप्लीकेशन मिल सकती है, तो इसके साथ साथ कंपनी को 1,10,000 शेयर्स के लिए भी तो एप्लीकेशन मिल सकती है। 1 लाख में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आपको लेस देन 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 90% से ज़्यादा है तो सिंपल आपकी एंट्रीज हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। 90% से कम है तो इशू वैसे ही कैंसिल। अब कंपनी को यहाँ पे मान लो 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिल गई, इस केस में इसे कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। हिंदी में कहते हैं हम इसको
अधिअभिदान। तो ऐसे केस में अब कंपनी क्या करेगी, तो एक चीज़ तय है कि कंपनी ने अगर प्रॉस्पेक्टस 1 लाख शेयर्स के लिए इशू किया ना, तो किसी भी केस में कंपनी 1 लाख से ज़्यादा शेयर्स तो इशू कर ही नहीं सकती है, चाहे आपको एप्लीकेशन कितने भी शेयर्स के लिए क्यों ना मिल जाए। तो ऐसे केस में अब कंपनी यहाँ 1,20,000 जो एप्लीकेंट्स हैं उनको तो शेयर सबको दे नहीं सकती। तो जो 20,000 एक्सेस आपका शेयर आ रहा है ना, जितने 20,000 शेयर्स एक्सेस आ रहे हैं उन पर जो आपको एप्लीकेशन मनी मिली है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उनको वापस से रिफंड करना पड़ेगा। दूसरा केस यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप रिफंड नहीं करना चाहते, मान लो कि ये तो है नहीं कि एक पर्सन ने एक शेयर ही मांगा होगा। अब ये 1,20,000 जो है इसके कंपनी क्या कर देती है, 2 पार्ट कर देती है। एक तो कर लेती है 80,000 एप्लीकेंट्स और दूसरा कर देती है, एक तो 80,000 एप्लीकेंट्स, दूसरा 40,000 एप्लीकेंट्स। कंपनी ने क्या कहा कि इन 80,000 वाले ग्रुप में जो आ रहे हैं ना उनको हम पूरा 80,000 शेयर्स देंगे। क्या कर दिया, 80,000 शेयर्स। ये ग्रुपिंग कंपनी किस हिसाब से करती है कि किसने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, किसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उस हिसाब से कंपनी ने 2 ग्रुप बना लिए। तो कंपनी ने कहा कि इन 80,000 एप्लीकेंट्स को हम 80,000 शेयर्स पूरे देंगे और ये जो 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है इनको हम सिर्फ 20,000 देंगे। तो जो एक्सेस बचे, ये कंपनी के 1 लाख शेयर्स पूरे हो गए। अब जो एक्सेस बच रहा है वो इन्हीं में से बच रहा है, इन 40,000 एप्लीकेंट्स में से बच रहा है। तो 2 ऑप्शन कंपनी के पास, फर्स्ट रिफंड कर दो, आपका जो 20,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया उसको क्या कर दो, रिफंड कर दो। तो ऑन रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी कंपनी क्या कर रही है, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी जो ज़्यादा आपके पास आ गई है उसको कंपनी रिफंड कर देगी। तो जब मिला तो हमने एंट्री करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जब रिफंड होगा तो जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इन 20,000 शेयर्स पर जो आपको पैसा मिला है ना उसको आप रिफंड मत करो, अपने पास ही रख लो। अपने पास क्यों, तो क्योंकि इन 40,000 लोग शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उन्हीं के तो ये पैसे हैं और इनसे हम आगे अब अलॉटमेंट मनी मांगने ही वाले हैं। तो अलॉटमेंट मनी में हम इस अमाउंट को, एक्सेस राशि को क्या कर लेंगे, अधिक की राशि है उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो दोनों ऑप्शन। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि हैंड टू हैंड रिफंड देना है तो हम रिफंड देंगे, अदरवाइज रिफंड नहीं दिया जाएगा, एक्सेस मनी को रोककर रख लिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसे शेयर होल्डर्स हो ऐसे मतलब एप्लीकेंट्स हो जिनको कि कुछ भी नहीं दिया गया, मान लो 1,20,000 में कंपनी ने 3 कैटेगरी बनाई होती, 80,000, 30,000 और 10,000। कंपनी ने इनको 80 के 80 दे दिए, रिमेनिंग 20 इनको दे दिए, इनको रिजेक्ट कर दिया, इनको कुछ नहीं दिया। तो इनसे रिलेटेड एप्लीकेशन मनी तो आपको हैंड टू हैंड रिफंड करनी पड़ी। जिनको कुछ भी नहीं दिया गया है, जिनको एक भी शेयर इशू नहीं किया गया है, उनको तो आपको सारा का सारा एप्लीकेशन मनी जो भी है वो हैंड टू हैंड रिफंड देना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ इशू किया गया है तो उसको आप रोक के रख सकते हो अलॉटमेंट तक। आगे वापस टॉपिक आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन का, तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या किया हमने, एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दिया। अब नेक्स्ट हमारी कॉल आएगी अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट को पहले क्या किया जाएगा, ड्यू किया जाएगा, ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हम अलॉटमेंट को पहले ड्यू क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो हमें सीधा मिल गया, लेकिन अलॉटमेंट तो अब हमें पहले जनता से मांगना पड़ेगा। हमने एप्लीकेशंस रिसीव कर ली, अब हम उन एप्लीकेशंस को देखा, सब कुछ ओके, फिर हमने क्या कर दिया, उनको अलॉटमेंट लेटर्स भेजे कि हाँ हमने आपके शेयर्स की जो एप्लीकेशन थे उसको एक्सेप्ट कर लिया है और हम आपको क्या कर रहे हैं, अपने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं और इससे रिलेटेड इतनी अमाउंट आप हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जमा करवा दीजिए। तो हमने क्या किया, अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। ड्यू करने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ हमने ये वाली एंट्री बाद में करी थी और इसको ट्रांसफ़र की एंट्री कहा गया था, लेकिन यहाँ पर ये एंट्री पहले होगी और इसको अलॉटमेंट की एंट्री कहा जाएगा। अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए जो हम एंट्री करते हैं वो, अगर प्रीमियम है तो यही साथ के साथ क्या लिख दिया जाएगा, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम का एडजस्टमेंट मैंने कहा था, जिस कॉल के साथ प्रीमियम है उसकी ट्रांसफ़र या फिर ड्यू वाली एंट्री के साथ में हमें प्रीमियम को भी मेंशन कर देना है। फिर ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट ड्यू किया है तो पैसा मिलेगा भी सही।
आप टाइम पीरियड देते हो, 14-15 दिन का नोटिस होता है कि इतने दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना है, अपना पैसा जमा करवाना है। तो लोग क्या कर देंगे, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो पर्सन आपको पैसा देंगे, एंट्री क्या करेंगे, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके लिए पैसा आया है, अलॉटमेंट के लिए, टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है, एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, नॉमिनल अकाउंट रहेंगे। एक निश्चित उद्देश्य के लिए खोले जा रहे हैं, एक निश्चित उद्देश्य पूरा होते से इन अकाउंट्स को क्या कर दिया जाएगा, बंद भी कर दिया जाएगा। तो ये शेयर अलॉटमेंट यहाँ डेबिट होकर ओपन हुआ था और ये क्रेडिट होकर यहाँ पे अकाउंट वापस क्या हो गया है, क्लोज हो गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कॉल कौन सी आती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, नेक्स्ट हमारी फर्स्ट कॉल। 2 इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री हमने कर ली, एप्लीकेशन की कर ली, अलॉटमेंट की कर ली। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो अब सारी एंट्रीज बिल्कुल सेम ही होगी। अलॉटमेंट ड्यू किया था, वैसे फर्स्ट कॉल को पहले क्या कर लेंगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे, एंट्री क्या करेंगे, शेयर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम इसके साथ भी है तो लिख देंगे, ड्यू कर दिया ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल मनी आपको जब रिसीव होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट, वैसा बैंक में आया, किस नाम से आया, शेयर फर्स्ट कॉल के कारण, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। ये अकाउंट ओपन हुआ, ये अकाउंट क्लोज हो गया, नॉमिनल अकाउंट था। फिर इसी तरह क्या हो सकती है, नेक्स्ट आपकी सेकंड कॉल। अब यहाँ पे हम सेकंड कॉल को क्या कर लेते हैं, फाइनल कॉल मान लेते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। मैंने कहा था कि जो लास्ट कॉल हो गया उसके साथ हम लोग फाइनल वर्ड यूज़ करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये सेकंड कॉल है वो ही फाइनल कॉल होगी। तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब रिसीव होगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरह से थर्ड कॉल भी हो सकती है, फोर्थ कॉल भी हो सकती है। तो सिंपल एंट्रीज करते जाएंगे, जो भी कॉल है उसको डेबिट करो कि शेयर सेकंड कॉल है, शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक टू शेयर थर्ड कॉल। फोर्थ एंड फाइनल है तो शेयर फोर्थ एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड जब रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर्थ एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो ये सारी एंट्रीज हमने आज पढ़ी है। जब अंशों का निर्गमन नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए किया जाता है, तब जब अंशों का निर्गमन नकद के लिए किया जाता है उसमें भी 2 कंडीशंस हमने पढ़ ली कि अगर आपका जो अमाउंट है वो एक साथ मंगवाया जा रहा है, लमसम अमाउंट पे हो रहा है, और सेकंड जब इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर रहे हो तब उस केस के अंदर क्या होता है। तो दोनों ये सारी जर्नल एंट्रीज को आप लोग अच्छे से पढ़े। आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।